अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमर बशीर। आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का जो पहला मैच रहा, इंतहाई सनसनीखेज़ वो मैच जो है वो बन गया, बल्कि था नहीं, सूरत ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो मैच बड़ा क्लोज हुआ। लेकिन पाकिस्तान ये मैच बहरहाल अपने नाम कर लिया। 16 रन से पाकिस्तान ने फतह समेटी। 300 के करीब नीदरलैंड की टीम पहुँच गई थी। इस पर बात करेंगे और इसके अलावा फ्यूचर टूर प्रोग्राम है जिसका शेड्यूल आज जारी कर दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद हसनैन के साथ दी 100 में क्या वाक़या पेश आया, मार्कस स्टोनिस की जानिब से एक मरतबा फिर से इशारा किया गया उनके एक्शन के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम आपको बताएंगे यूफोन 4G की सबसे बड़ी ऑफ़र के बारे में, क्योंकि सिर्फ 299 रुपये में आप लोग हासिल कर सकते हैं 40 GB इंटरनेट और इसके अलावा यूफोन और PTCL पर पूरे हफ्ते के लिए लातादाद फ्री कॉल्स। इसके अलावा जितने चाहे मर्जी लंबी आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। 40 GB इंटरनेट के साथ साथ आपको लातादाद मिनट्स भी मिलते हैं, जिससे आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मुसलसल राबते में रह सकते हैं। तो इतनी सस्ती और बेहतरीन ऑफर होने के बाद आपको और क्या चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्रिकइन्फो से इनका ताल्लुक है, उमर फारूक। आपको खुशामदीद कहते हैं उमर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी उमर। और जी सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के बारे में। और पाकिस्तान ने 314 रन बनाए, 315 रन का हदफ दिया। कल हम लोगों ने पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात की, सलमान बट भी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि ये मार्का इतना क्लोज हो जाएगा और 300 के करीब रन बना जाएंगे। सिर्फ 16 रन से पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो अपने नाम किया है। तो उमर, आपकी जानिब भी बढ़ते हैं, क्या वाकई एक्सपेक्टेशंस, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैच इतना क्लोज चला जाएगा? देखिए, गेम तो कंपेटिटिव हुआ है। नीदरलैंड ने ऐसे नहीं शो किया, हालांकि उनकी फील्डिंग थोड़ी लूज रही है, लेकिन ओवरऑल देखें तो काफ़ी कंपेटिटिव गेम रही। इवन कि पाकिस्तान की टीम भी थोड़ा सरप्राइज हुई होगी कि वी आर नॉट अप अगेंस्ट अ वेरी लो टीम। उनकी बॉलिंग देखे, उनकी बैटिंग देखे, तो उन्होंने 300 को टच करने की कोशिश की। मैं भी ये सोच रहा था कि अगर वो 250 से भी ज़्यादा रन कर पाते हैं, क्लोज टू 300 आ भी जाते हैं, तो ये उनकी साइकोलॉजिकल विन होगी जो नीदरलैंड ने अपर हैंड लिया है। तो अब आने वाले जो गेम्स हैं, आपको क्योंकि शाहीन भी मिस कर रहा है इस बार सीरीज़, तो आने वाले जो गेम्स हैं वो इतने आसान नहीं होंगे। पाकिस्तान को आई थिंक पुश करना पड़ेगा 350 प्लस। और वैसे भी मॉडर्न डे क्रिकेट जो हम अक्सर बात भी करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट ये डिक्टेट करती है कि आप 350 की तरफ जाएं आप, रादर देन कि आप इतने कम रन पे आप अपनी टीम को टोटल सेट करें आप। आई थिंक यही सक्सेस थी नीदरलैंड की कल के। उन्होंने पहले तो उनको पाकिस्तान को एक ऐसे टोटल पे रिड्यूस किया जो कि वो चेस कर सकते थे, क्योंकि अगर 350 अगर आप पुश करते हो तो वो एक डिफरेंट टोटल होता है। तो आई थिंक नीदरलैंड ओवरऑल बड़ा अच्छा क्रिकेट खेली है, लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस साइड है, ऑल दो ऑन पेपर नहीं है, क्योंकि हर प्लेयर जो है मुश्किल से 10 से 15 वनडे खेला हुआ है सिवाय बाबर वगैरह के। तो ओवरऑल एक अच्छा गेम हुआ है। हमें जो एक्सपेक्टेशन थी वो पाकिस्तान से ये नहीं थी कि पाकिस्तान इतना हल्का गेम खेलेगा। ऑल दो जीता है, ज़रा जीतने के बाद आप सिर्फ फोकस जीत की तरफ करते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप समझते हो कि यार यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती थी। नीदरलैंड आई थिंक ये शो करती है कि वो लोग वहाँ खेलने के वो कंपेटिटिव हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया। बाबर की बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, तो आई थिंक नीदरलैंड वॉज अपने टॉप नॉच क्रिकेट खेली है उन्होंने। नीदरलैंड ने टॉप नॉच क्रिकेट खेली या हमने थोड़ी सी समझ लें? देखिए, पाकिस्तान के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, उनकी जो बॉलिंग थी पहले 10 से 12 ओवर, वो अगर आप क्लोजली वॉच करें तो उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डाला। लेकिन फिर आपका सवाल ये होगा कि हम दुनिया की वन ऑफ द टॉप टीम्स हैं, और हम अगर नीदरलैंड की 2 बैटर ODI के 1 और 2 पाकिस्तान आपके पाकिस्तानी एग्जैक्टली, तो अगर आप यहाँ पे भी थोड़ा लूज खेलेंगे तो फिर आपका डोमिनेट करने का, क्योंकि जब आप ऐसी टीम के खिलाफ मैच खेलते हैं, देखिए हार जीत एक बाहर डिफरेंट चीज़ होती है। ऐसी टीम के खिलाफ खेलना होता है तो आपको डोमिनेट करना होता है, दुनिया को मैसेज देना होता है कि हम वी आर अपर, हमारे पास अपर हैंड है। और लेकिन वो कल नजर नहीं आया। वो उमर, एक और आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक और चीज़ होती है जब आप ऐसी छोटी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो आप अपनी बी टीम या बेंच स्ट्रेंथ को ज़्यादा ट्राई करते हैं। बट हमने अपनी वही ODI की टीम खिलाई जिस टीम जो कि हमारा कॉम्बिनेशन है, और इन 11 के बाद या इन 11 में भी अगर हम बात करें तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी बड़ा शेकी है। और हमने क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर 1-2 सीनियर्स को अगर रेस्ट दे देते तो मैच तो चला गया था, लेकिन क्या देना चाहिए ऐसे मौके? देखो, मैं ये डिबेट ना कल से सुन रहा हूँ, मैं ये पहले भी एक और शो में जाके ये बात पहले 2-3 हफ्ते से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान ऑलरेडी बेंच ही खिला रहा है। जो मैंने आपसे पहले बात की कि नंबर ऑफ गेम्स प्लेयर्स के देखें, अब आपको प्लेयर्स को कंसिस्टेंट चांस देना होता है। एक तो वनडे पाकिस्तान खेला बहुत कम है, बहुत रिसेंट पास में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला है, वेस्ट इंडीज़ खेला है, उससे पहले पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड खेला था काफ़ी दूर जाके।
तो देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी बेंच के साथ ही खेल रहा है, आपको पूरा का पूरा बेंच नहीं उल्टा देना होता है कि वहाँ जो पड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो आपके पास है, आप किसको बाहर बैठाएंगे, किसको खिलाएंगे आप? एक आधा लड़के की आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन बात एक जिसको आप खिला रहे हैं वो भी तो पहली दफ़ा ही खेल रहा है ना। अगर आप वसीम की बात करें, आगा सलमान भी तो पहली बार खेल रहा है, फिर आगा की बात की, फिर नसीम शाह को डेब्यू करवाया आपने, फिर उसके बाद आपकी जो बैटिंग की जो नीचे खुशदिल शाह की बात करें आप, तो ये लड़के ऑलरेडी अपने आई थिंक 10 से 12 वनडे से ज्यादा नहीं खेले हुए लोग। बिल्कुल ऐसे ही इवन के ये देखिए, अगर हम ओडी की बात अगर हम स्पेसिफिकली ना करें, क्योंकि अब T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, नवाज बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं और एक लंबे अरसे से वो टीम के साथ हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ अब जूनियर नहीं रहे, वो भी सीनियर हो चुके हैं। तो इस तरीके से लड़के सिस्टम के साथ तो हैं, रिजवान, फ़खर, इमाम, बाबर, तो ये लड़के तो काफ़ी सीनियर हैं। अब शादाब भी हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो, आप एज अ टीम कॉम्बिनेशन देखते हो कि एज अ टीम यूनिट आप कितने मेच्योर हो चुके हो। वो आप हमारा फोकस इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर होता है, वो कम खेला है, वो ज़्यादा खेला है, क्योंकि आपको टीम बनानी होती है, आपको प्लेयर्स अराउंड दोज प्लेयर्स आपको टीम बनानी होती है। लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने पिक किया हुआ, हमारा वो फेवरेट है तो उसको खिलाओ, हमारा वो फेवरेट है उसको खिलाओ। ये लोग भूल जाते हैं कि टीम पाकिस्तान की है और ये 11 खेल रहे हैं, और 11 का कॉम्बिनेशन आपको उसको मैच्योर करना होता है, आपको कंसिस्टेंट चांसेस देने होते हैं। जब आप चांसेस नहीं देंगे तो प्लेयर के प्रोफाइल नहीं बनते। नंबर ऑफ गेम्स आपको देनी होती है लड़कों को, इतना चांस देना होता है कि ताकि वो आपकी टीम को बेहतर करके दे सके और खुद को भी एस्टेब्लिश कर सकें। रिजवान पे मैं देख रहा था, लोग क्वेश्चन रेज कर रहे थे पिछले एक दिन से 2 दिन से देख रहा था, नंबर 4 पे वो क्यों खेल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क भी रेज किया गया था एक और साहब की तरफ से। तो मुझे ये हैरत होती है कि यार एक ऐसा प्लेयर नंबर 4, जिस प्लेयर ने मैं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख रहा था कि टॉप 3 के अलावा किस प्लेयर ने नीचे नंबर्स पे जो है 100 किया हुआ है। पिछले 5 साल में सिर्फ एक ही लड़का वो रिजवान है जिसने 200 किए हुए इस नंबर 4 पे आके। बिल्कुल। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टॉप ऑर्डर जो है मेनली वो परफॉर्म कर रहा होता है, उसके बाद आपका मोमेंटम शिफ्ट करता है आपका नीचे मिडल ऑर्डर। हाँ, वो इनकंसिस्टेंट रहा है, लेकिन वो कसूर प्लेयर्स का नहीं है, वो कसूर आपके सिलेक्शन का है कि इतनी इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन होती रही है कि आपको प्लेयर्स को लंबा गो नहीं मिलता रहा वनडे में। आपका T20 स्क्वाड बहुत मिच्योर है, इसमें आपको समझ आती है, आपको पता है हर स्लॉट पे कौन कौन खेल रहा है। वनडे क्रिकेट तो आपका ऑलरेडी बेंच ही खेल रहा है, तो आप किस बेंच की बात कर रहे हैं, आपके पीछे कौन बैठा हुआ है जो आप जाएंगे उसको खिलाएंगे आप? 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपने चांस की बात की तो साउथ शकील को ड्रॉप कर दिया गया और साउथ शकील को उस तरह चांस नहीं मिला, ले दिया गया। देखिए ये जो सिलेक्शन है, मैं इसको डिफेंड तो नहीं करूंगा कि उसको क्यों नहीं डाला गया, क्यों नहीं डाला गया, लेकिन अब आगा सलमान को उन्होंने बेसिकली प्रमोट किया है। उनको लगा कि शायद आगा सलमान इज़ द वन जो कि हमारे मिडिल ऑर्डर या लेट मिडिल ऑर्डर के जो मसले मसाइल है वो हल कर सकता है। साउथ शकील पे यस, उन्होंने आई थिंक उनको शाहीन की टीम में रखा हुआ है, कप्तान भी शायद वो शाहीन टीम के है, वो उनको वहाँ पे रख के उसको डेवलप कर रहे हैं, मेच्योर कर रहे हैं। उनको लगा कि आगा सलमान और साउथ शकील में तो एक लड़के को पिक करना है आपको, तो उन्होंने आगा सलमान को पिक किया बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग एंड उसकी फील्डिंग की बात भी की होगी। तो आई थिंक ये बॉलिंग एज भी एग्जैक्टली ये वो चीज़ें जो प्रॉब्ली आपको जब 2 बंदों में आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक ही तरह के लड़के होते हैं, एक ही तरह के रन्स किए होते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें हमें बाहर बैठ के नज़र नहीं आ रही थी, कुछ आपके सेक्टर्स को, आपके कोचेस को नज़र आ रही होती हैं कि हमें ये लड़का क्यों डिफरेंस क्रिएट करके दे सकता है। तो वो कुछ एलिमेंट्स हैं जो बॉलिंग का फैक्टर भी है, फील्डिंग का फैक्टर भी है, जहाँ पे वो एज लेते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रमोट किया गया। तो आई थिंक ये वजह। और जो बात बेंच की है, आई थिंक ऑलरेडी बेंच ही खेल रहा है उमैर, मेरा नहीं खेल के 2-3 लड़कों के अलावा आपका पूरी टीम जो है वो बहुत इमेच्योर है। वनडे क्रिकेट में उसको टाइम देना पड़ेगा, आपकी टीम ऐसे नहीं बनती, एक को निकाला, एक को डाला, एक को निकाला है, अपनी मनपसंद नहीं, आपको टीम को फोकस करना होता है। अच्छा उमर, चीफ सेलेक्टर साहब ने ये कहा कि शान मसूद के वाले से जब भी बात हुई कि शान मसूद को अगर उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेलना तो वहाँ पे जाके उनको रन्स बनाना होंगे और वहाँ पे अपना आपको प्रूव करना होगा, फिर उनके बारे में अगर हम वो कहते हैं कि ओपन में तो स्लॉट बुक है, वहाँ पे जगह नहीं। अगर आपको, क्योंकि ये डिबेट चली जिसके बाद ये बात हुई कि शान मसूद को नीचे चांस दे दिया जाए क्योंकि वो वहाँ पर भी खेल सकते हैं। शान मसूद से भी सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि वो हर पोजीशन पे खेल सकते हैं, खेलने के लिए तैयार हैं। तो चीफ सेलेक्टर ने कहा कि वो फिर डोमेस्टिक में जाएँ, वहाँ पर जाके परफॉर्म करें उस पोजीशन पे, फिर हम सोचेंगे। लेकिन ऑन अदर हैंड आपने हारिस को पिक कर लिया जिसने PSL में ओपनिंग की है और उस पोजीशन के लिए आपने उसको मिडिल ऑर्डर के लिए सिलेक्ट कर लिया एज अ बैट्समैन, सेकंड विकेट कीपर हैं बट एज अ बैट्समैन आपने उनको सिलेक्ट कर लिया। तो ये तजाद तो चीफ सेलेक्टर के अपने बयान में देखिए तजाद, आई डोंट वांट टू डिफेंड व्हाट वसीम, मुझे नहीं पता उसने क्या बोला, लेकिन जो आपने हारिस और शान मसूद की आपने जो कंपैरिजन किया था कि 2 डिफरेंट सेट ऑफ माइंडसेट के प्लेयर हैं, डिफरेंट कैलिबर के प्लेयर हैं। हारिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो अभी डेवलप हो रहा है, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको आप इवॉल्व करने के लिए उसके आप नंबर्स चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यंग लड़का है और वो अभी जो उसको टीम में डाला गया है वो आपका फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस कीपर नहीं है या एज अ बैट्समैन नहीं है, उसको आपको डेवलपमेंट करने के लिए डाला गया। आपको पता होगा हमारे यहाँ पे एक बड़े अरसे से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है कि हम कीपर के पीछे कीपर नहीं रखते, हमेशा रिलेक्टेंट रहते हैं। सरफराज ने
जब तक वो टीम में खेलता रहा उसने किसी और कीपर को नहीं आने दिया, बाहर तो अलग बात, उसने बेंच पे बैठने नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक लड़का जो है वो एक आपका फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि हमारा सिस्टम बड़ा रॉ है इन मामले में लड़कों को पिक करने के। सिस्टमेटिक लड़के हमारे यहाँ पे वो मेरिट की बात जो हम लोग करते हैं बड़ी आइडियली होती है बातों में करने में, कि हम यार ये पूरा का पूरा पाथ बना आ रहा है, लड़का आएगा हम बटन दबाएंगे हमें ये मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सेक्शन रहती है, पिक एंड चूज होता है कहीं ना कहीं। हारिस को आपने पिक किया, आपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए किया, उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते शान मसूद जो एक पूरा का पूरा प्रोफाइल बना हुआ है उनका, उन्होंने अपने करियर जो है वो बेस्ट ऑफ द करियर अपना जो है वो स्पेंड किया और अभी तक वो चल रहा है उनका पिक टाइम। रही बात आपकी उसको मिडल ऑर्डर में खिलाने की, देखिए शान का टीम में ना होना बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो बहुत वेल डिजर्विंग प्लेयर है कि वो टीम में खेले, लेकिन बात वही है ये हर इरा में ये कंपटीशन होता है उमर, इस पर कोई डाउट नहीं है। लड़के आते हैं, कुछ लड़के जो हम कहते हैं ना बात करते हैं कि दो ही एक तरह के प्लेयर हैं, दोनों की परफॉर्मेंस एक तरह की है, दोनों का जो प्रोफाइल है एक तरह का है, तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना होता है। तो मैं ये कहूँगा बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक इस इरा में वो खेल रहे हैं जिस इरा में ऑलरेडी एक स्टेबल किस्म का आपका टॉप ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो आप उस टॉप ऑर्डर जो स्टेबल है उसको आप कैसे डिसलॉज करेंगे एक नया बंदा डालने के लिए। तो वो जो कॉम्बिनेशन है आई थिंक ऐसा होता रहा, हम 90s की बात करें, आप 80s में चले जाएं, वसीम अकरम के टाइम में कितने बॉलर्स आए हुए, अजमल की वजह से कितने लड़के जो हैं वो एज अ सेकंड स्पिनर नहीं खेल पाए, यूनुस मिसबा यूसुफ की वजह से मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज आए हुए हैं, ये बाजिद खान जो है, फिर उसके बाद यूसुफ के होने की वजह से बहुत से लड़के जो हैं वो नहीं आ पाए। तो ये आई थिंक ये अनफेयर नहीं होता, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि शान ने जितनी मेहनत इस क्रिकेट खेलने में लगाई है, आई फील कि अब वो अपने करियर की पीक पे है, अपनी गेम के कंट्रोल में है। ही इज़ वन ऑफ द गाय जो कि रिस्पेक्ट एंजॉय करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में। तो अब वो प्लेयर बन गया, लेकिन इतने अनफॉर्चुनेट है, इतना थोड़ा बदकिस्मती है कि वो जगह नहीं बन पा रही। अब्दुल्ला शफीक आ गया, वो लंबी रेस के घोड़े इनको कह सकते हैं कि हम लंबा चलने वाले पर्सन टीम के साथ। कुछ प्लेयरों के लिए आपको जगह बिल्कुल आप किसी को पुल नहीं कर सकते। जब आपकी टीम स्टेबल होती है, जब आपके लड़के जो है स्टेब्लिश होते हैं, रन कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको एक अच्छे प्लेयर को डालने के लिए एक दूसरे अच्छे प्लेयर को आप ऐसे पुल नहीं कर सकते। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। डेफिनेटली देखिए फवाद 10 साल के बाद टीम में आया, जगह बना, वो थोड़ा उसके साथ भी थोड़ी ज्यादती कि बॉल लेट उसको लाए, लेकिन ओवरऑल देखें तो शान के साथ थोड़ी सी ज्यादती तो नहीं कहेंगे, उसको आप बैड लक का फैक्टर है जिसकी वजह से वो। और मिडिल ऑर्डर में आई डोंट प्लेयर यही कहता है कि यार मुझे अब खिला लो, मैं जिस नंबर में खेले, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, आप मिडिल ऑर्डर की ही बात करें, क्योंकि मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा हमें शेकी दिखाई दे रहा है, और आप इस बात से एग्री कर रहे हैं ना कि हमारे मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे लूप होल्स हैं। जब हम वनडे वर्ल्ड कप में जाएंगे या हम किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जाएंगे तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि कल अगर फ़खर का वो कैच ड्रॉप ना होता तो ये तो मैच आप हार भी सकते थे, क्योंकि फ़खर की सेंचुरी की बदौलत आपने इतने रन बनाए। और मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम का एक नाम है जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म किया है, सऊद शकील के हवाले से तो जिक्र हम कर चुके हैं। हारिस सुहेल भी टीम से बाहर हैं, उनके बारे में भी क्या इन्फॉर्मेशन आपको? हारिस गॉनर, अब तो बहुत देर हो गई है उनको, वो जिस वजह से टीम से बाहर हुए थे वो अभी तक मसाइल फिक्स नहीं उनके। लेकिन देखिए ये तो वो बात होगी कि अहमद शहजाद कहाँ पे है, हारिस सुहेल का है, तो आप अभी जो आप बात कर रहे हैं फ्लॉ है या अहमद शहजाद को हम इसलिए मिस नहीं कर रहे क्योंकि अहमद शहजाद की रिप्लेसमेंट हमारे पास इस टाइम शान मसूद टीम से बाहर है। देखिए मिडिल ऑर्डर में उमर, मिडिल ऑर्डर में हमारे पास अभी जो आपको जिसको आप शेकी कह रहे हैं, आई थिंक वो इनकंसिस्टेंट कहेंगे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही और वो चांसेस खुल के नहीं मिल पा रहे। हमारे यहाँ पे स्टॉप एंड स्टार्ट वाला जो चक्कर था कि हमारे वनडे जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होते रहे, इतने गैप्स के साथ होते रहे कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वनडे और T20 इसकी वजह से वो लड़के आप स्टाउटिंग करते हैं। शेकी नहीं है, ये वही लड़के हैं जो इनको रन्स करने आते हैं। देखिए जिनके आपने नाम लिए हैं जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, जब आप इनसे कंपैरिजन करते हो तो क्या ये लोग क्या ये गलत खेल रहे हैं? मेरा नहीं हल्के गलत खेल रहे हैं, इनके पास भी वही स्किल सेट मौजूद है जो बाकियों के पास भी है। बट प्रॉब्लम ये कि आपको लंबा कंसिस्टेंट चांस देना होता है। जब आप लंबा कंसिस्टेंट चांस नहीं देंगे तो आप फिर आप ये जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, इवन समटाइम मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ कि यार ये क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे, उसकी वजह से कि आप लड़के को कंसिस्टेंट चांस नहीं दे रहे होते अभी। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान लार्जली डिपेंड कर रहा होता है आपके टॉप ऑर्डर पे, तो नीचे वालों की उस तरह बारी भी नहीं आ रही होती कि उनको आप उस तरह 100% आप चेक कर सके। ये भी आपको एक फैक्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक कमेंट कीजिएगा, ये सवाल जनरली पब्लिक का सवाल है और ये अक्सर मेरे से भी लोग बात करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी जो हमारे देखने वाले उनको आंसर करें कि रिजवान के बारे में कहा जाता है कि रिजवान को ओपन करा दिया। वही अगेन इशू है क्योंकि ओपनर्स आपके सेट हैं वनडे में, लेकिन रिजवान अगर T20 में इतने कामयाब हैं तो वनडे में ऐसी ट्राई क्यों नहीं की जा सकती? देखिए वही बात, आपका टॉप ऑर्डर सेट है,
इसका जवाब आपने खुद दिया है, इस पर कोई डाउट नहीं। अगर वो सेट, अगर रिजवान को जो आप ट्राई करने की बात करें तो शाम को क्यों नहीं फिर आप डाल सकते हो? बिल्कुल। तो ये वो डिबेट है जो कि घूम फिर के वहीं पे आती है कि आपका टॉप ऑर्डर सेटल्ड है। वहाँ पे इमाम इज़ वन ऑफ द गाय जिस पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। लोग कहते भी हैं कि वो वहाँ पे सेटल नहीं होता, लेकिन एक बंदे की 50 की एवरेज है, एक बंदे ने सेकंड आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में सेकंड नंबर 2 तो आप कैसे उसको हिलाएंगे? फखर जमान आपका टॉप ऑर्डर में वैसे फ्लेम्बर्स, एक वो कहते हैं फ्लेयर नहीं होता तो आप फखर आपको फ्लेयर भी देते हैं, तो आप सोच ही नहीं सकते तो बाबर आजम को आप किसको हटाएंगे वहाँ से आप? तो ये वो चीज़ें जो प्रॉब्ली आपके आंसर को खुद ही जवाब देती हैं कि यार रिजवान, और रिजवान मैं भी देख रहा था कि पिछले 5 साल में, जो आपको मैं बता भी रहा था, पिछले 5 साल में एक वाइड लड़का है जिसने नंबर 4 पे आकर 100 किए, और किसी ने टॉप 3 के बाद कभी किसी ने रन नहीं किए, 100 स्कोर नहीं किया। तो वो बात वही है कि यस, आपकी हमारी एक्सपेक्टेशन रिजवान से बहुत ज़्यादा है, रिजवान उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ऊपर से जो मोमेंटम शिफ्ट होकर नीचे आता है वो उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रहे। और डेफिनेटली आई एम श्योर वो इस चीज़ को सोचते होंगे, और ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जिस पे आप 100% रिलाई कर सकते हैं। आप उनको एक नहीं, दो नहीं, आप उनको 2-3 सीरीज और भी दे सकते हैं, और आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो। और ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले कभी करके नहीं दिखाया होता। यस, वो उस रोल को प्ले नहीं कर पा रहे, अपनी जो वाइट बॉल क्रिकेट जो उनकी T20 फॉर्मेट के उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए नंबर 4 पे आके। बट देखिए, जब आप लंबा फॉर्मेट खेलते हैं T20 के बाद, जब आप वनडे खेलते हैं, टेस्ट खेलते हैं, इवन के टेस्ट में भी रिजवान जो है वो कहीं ना कहीं आपकी वो पूरा नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल। तो वहाँ पे ज़ाहिर है डेफिनेटली ही अर्न हिमसेल्फ कि उसको इतने चांसेस दिए जाएं, ऐसा नहीं कि उसको आप उठा के साइड पे कर दें। आई थिंक ही नीड मोर चांसेस और वो उसमें करके दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे मैच में कोई तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं? फिर हम फ्यूचर टूर प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं। और नसीम शाह का डेब्यू बड़ा शानदार रहा। नसीम शाह की विकेट्स भी हम साथ साथ चलाते हैं कि नसीम शाह ने अच्छी विकेट्स कल हासिल की और पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। तो नसीम ने वाइट बॉल में अपने आप को प्रूव किया, PSL में प्रूव किया, और पहले था कि वो रेड बॉल के लिए मतलब मुख्तस थे, लेकिन अब वो बाकी फॉर्मेट्स में भी बता रहे हैं अपनी। हाँ, ही इज़ पुशिंग वेरी हार्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पता नहीं क्यों मेरे जहन में समटाइम अभी भी लगता है कि ही इज़ अ काइंड ऑफ बॉलर, उसको आपको ज़्यादा क्रिकेट वाइट बॉल नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो आपका स्पेशलाइज्ड टेस्ट बॉलर हो सकता है। ही इज़ यंग, इसलिए यही वजह है, वो यंग है, यही वजह है कि वो पुश हार्ड कर रहा है फॉर द वाइट बॉल क्रिकेट, और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहा है। लेकिन वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर कि वो कितना लंबा है तीनों फॉर्मेट को लेकर चल सकता है, बिकॉज इतना पेस वाला जो बॉलर होता है वो तीनों फॉर्मेट को कैसे कंटेन करता है ये हमने देखा दुनिया भर में। मिचेल स्टार्क की बात करें, हमने देखा कि वो भी अपने वर्कलोड को मैनेज करते हैं क्योंकि उन्होंने तीनों फॉर्मेट को उस तरह वो बराबरी के तौर पे नहीं खेलते। तो आई थिंक चूंकि वो यंग है, इसलिए भी इसलिए जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में कि यार वो तीनों फॉर्मेट सस्टेन कर पाएगा, चूंकि वो यंग है तो वो सस्टेन कर पाएगा। आपने देखा होगा पिछला 1-1.5 साल वो बाहर भी रहा है बिकॉज ऑफ इंजरी हो रहा है, तो वो इंजरी की वजह से उसने हैट्रिक किया अगेंस्ट बांग्लादेश इन पिंडी, आपको याद होगा, उसके बाद से एकदम वो गायब हो गया, आप लगा जैसे कोई आया ही नहीं कभी जिंदगी में कोई। तो आई थिंक ही इज़ द काइंड ऑफ बॉलर, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, कप्तान को बहुत केयरफुल होकर देखना पड़ेगा कि हमें ये फास्ट बॉलर को लंबा लेके चलना है और उसको तीनों फॉर्मेट। T20 वर्ल्ड कप में आप इनको नहीं देख रहे, अगर तो वो आपको लगता है कि वो इनका करियर इससे जो है वो थोड़ा लंबा होगा अगर वो एक ही फॉर्मेट खेलें, टेस्ट खेलें, लेकिन अगर ये T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे पेस आपको बड़ा किरदार अदा करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप अभी टीम से बाहर, मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे आने वाले, क्योंकि वो यंग है, अभी 18 साल के, 19 साल के हैं, तो वो अभी आप उसको लेके चल सकते हैं, और वो यंग है और वो फ़ौरन से हील करते हैं और फ़ौरन से वो उनका पैशन भी बहुत ज़्यादा है। बट इन ए लॉन्गर रन, जब आप लंबे रन की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर आपको एक थ्रेशोल्ड आएगा जब आपको रियलाइज़ करेंगे कि यार अब ये 3 फॉर्मेट है, हमें इसको ना इसका वर्कलोड कैसे मैनेज करना है। तो ये आई थिंक ये, बट ही इज़ अ वंडरफुल फास्ट बॉलर, और हमें जो वो करके दे रहा है पाकिस्तान के लिए, आई थिंक वो जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, आपके पास जो बेंच पे लड़के बैठे हुए हैं, आई थिंक वो फर्स्ट क्लास आपका जो पूरा का पूरा बंच बन गया वो आपको। बॉलिंग में तो आपके पास अभी धानी बार बैठे हैं, हसनैन का बॉलिंग एक्शन कैसे हुआ, जूनियर हैं, हसनैन का बॉलिंग एक्शन उस पर भी आते हैं। हारिस रऊफ के पहले कमेंट कर ले लेता हूँ आपका कि हारिस रऊफ काफ़ी ज़्यादा रन्स जो है वो दे रहे हैं, विकेट्स बेशक ले रहे हैं बट रन्स उनको पड़ते जा रहे हैं। तो आपको अगर विकेट्स लेनी है बट एज अ मेन बॉलर आपको रन्स भी रोकने हैं। देखिए, एज अ मेन बॉलर जब आप ऐसे बॉलर की बात करते हैं तो ही इज़ द काइंड ऑफ बॉलर जिसको आप इतनी लेवरेज देते हैं, इतनी फ्रीडम देते हैं कि जाओ जाके, क्योंकि ऐसे फास्ट बॉलर्स को रन्स पड़ते ही पड़ते हैं। ही इज़ अ स्ट्राइक बॉलर, ही इज़ नॉट योर मेन बॉलर, उसको एवेंचुअली आपको थर्ड पे आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन बॉलर शाहीन अफरीदी मिस कर रहा है। अगर शाहीन अफरीदी यहाँ पे होता, नसीम शाह अगर यहाँ होता, तो ये नंबर 3 पे, नंबर 4 पे बॉलिंग करने आता। तो ही इज़ द काइंड ऑफ बॉलर जो आपको बेसिकली पेस देता है, और जो जितने तेज़ वाले फास्ट बॉलर होते हैं, जैसे लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर का काम रन रोकना नहीं होता, उसका विकेट लेना, स्ट्राइक करना होता। तो हारिस रऊफ का एग्जैक्टली वो रोल है, वो विकेट लेने जाता है और डेथ ओवर में ही इज वन ऑफ द बेस्ट फाइन फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड।
तो वहाँ पे विकेट लेके देता है आपको। तो रन्स की परवाह आई थिंक उसका रोल नहीं है रन्स की तरफ देखना, उसका है कि आपको स्ट्राइक कहाँ पे दिला के देता है। ठीक है, कल के मैच में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? आई डोंट सी पाकिस्तान इसी तरह जाए, और पाकिस्तान को ये जो रन्स पाकिस्तान ने जो 314-15 किए हैं पाकिस्तान ने, इसको पाकिस्तान को पुश करना है। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, पाकिस्तान को 350 की तरफ लेके जाना है। आई थिंक पाकिस्तान को अब समझ आ गई है इस पिच पे क्या बिहेव करना है वो, क्योंकि पाकिस्तान अगेंस्ट नीदरलैंड बहुत लंबा अरसा पहले खेला था, उनको नहीं पता कि ये फीलिंग क्या है, उनकी पिचेस कैसी हैं, जितना बॉल सीम हो रहा था। आई थिंक दे विल कम प्रिपेयर्ड दिस टाइम, दे शुड पुश फॉर 350, अदरवाइज आई डोंट सी एनी चेंज। ठीक है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम उसका ऐलान कर दिया गया है और उसमें पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी अच्छी खबरें हैं उमर। और उसमें यह कि जो आईसीसी के फुल बोर्ड्स की 10 टीम्स हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान डेफिनेटली जो कि एशिया कप को भी हमने होस्ट करना है और चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी 2025 में हमने करनी है। तो बड़ा शानदार है पाकिस्तानी फैंस के लिए, और हैवी स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको बहुत सारी कॉल्स आने वाली हैं कि टिकट्स का अरेंज कर दें। नहीं यार देखो मैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 3 जो आपकी FTP साइकिल से मिस आउट किया था, पाकिस्तान ने पिछले 10 साल में 8 से 9 साल पाकिस्तान से बाहर खेला है। तो ये पहली FTP है पिछले 10-12 सालों में कि पूरी की पूरी पाकिस्तान में उनको स्लॉट किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी आपने बात की, मल्टीनेशनल 96 में हमने वर्ल्ड कप होस्ट किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने कोई ICC इवेंट नहीं किया। दिस इज़ मैसिव। एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करेगा 2023 में, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। तो ये ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान 27 टेस्ट मैच खेलने हैं, 47 वनडे खेलने हैं और 56 पाकिस्तान T20 खेलने हैं। हाँ जी, ये कोई मैसिव नंबर नहीं है, ये कोई ज़्यादा नंबर, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान में खेलना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फैंस के लिए, इन प्लेयर्स के लिए। बिकॉज आधे गेम्स पाकिस्तान में खेले, होम अवे का जो कॉन्सेप्ट था जो पाकिस्तान मिस आउट कर रहा था काफ़ी अर्से से, आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान को एडवांटेज मिलेगा। इससे थोड़ी PSL डिस्टर्ब हुई है बाय द वे FTP की वजह से, IPL के साथ उससे क्लैश होगा। फिर जो 2025 का एडिशन होगा और 2026 का एडिशन है, उसमें सिर्फ 7 महीने बाद PSL दोबारा होगी। तो ये भी एक कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज इससे पहले कभी पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट आई नहीं थी, जिसकी वजह से PSL का स्केड्यूल जो था बड़ा इजीली एक ही विंडो लेके बैठे हुए थे। लेकिन चूंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, आना शुरू हो रही है मुल्क में, पाकिस्तान को होस्ट करना है, तो आई थिंक वो चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। बट ओवरऑल पाकिस्तान फैंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है। 13 पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं, 26 वनडे पाकिस्तान में होंगे। तो आप टिकटों का हिसाब लगा लें कितने मैचेस कहाँ का, जो 27 T20 पाकिस्तान में खेलने हैं। हाँ। तो ये वो एक एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए, जो कि आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड साइन। अभी टेस्ट चैंपियनशिप का एक कमेंट कर दीजिएगा, फिर हसनैन के वाले से मुख्तसर आपका कमेंट मैं उस पर लूँगा। पाकिस्तान ने भी होम सीरीज़ जो टेस्ट चैंपियनशिप में काफ़ी सारे होम टेस्ट मैचेस थे, जिसमें हमने डेड विकेट्स बना के ड्रॉ करवा लिए, मैच हार गए, हमने अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। अब हमें अच्छी विकेट्स बनानी होगी टेस्ट, अगर आपने यहाँ पे लोगों को बुलाना है टेस्ट मैच देखने के लिए ग्राउंड। देखिए 13 टेस्ट मैच है पाकिस्तान में, तो 13 टेस्ट मैच का मतलब है पाकिस्तान के पास हर टीम जब अपने मुल्क में खेलती है तो वो ऑटोमेटिकली माइंड में ये बना के खेलती है कि ये पॉइंट्स हमारे हैं, क्योंकि आज तो ड्रॉ की तरफ जाते हैं ना। हमारा ये जो अभी हमने एक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमने जो किया था वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा है। पाकिस्तान कंफ्यूज रहा है कि हमें क्या करना है, उनकी स्ट्रेंथ खत्म करने के चक्कर में अपनी स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया। तो ये चीज़ आई थिंक इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर पाकिस्तान। आई एम श्योर जब वो अगली बार ये प्लान करेंगे तो इससे कुछ सीखा होगा। ठीक है, अच्छा जी, हम साथ साथ विजुअल्स भी दिखाते हैं कि मोहम्मद हसनैन जो कि 100 में इस वक्त खेल रहे हैं, और पहले बिग बैश लीग में एक इशू हुआ जिसके बाद कुछ अरसे की पाबंदी का सामना करना पड़ा, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको कवर किया और उसके बाद वो दोबारा वापस आए। तो मार्कस स्टोनिस जो है जब वो आउट हुए तो कैच आउट हुए, तो उनकी जानिब से ये सिग्नल किया गया है कि जिस तरीके से बैन किया गया है ये, तो इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, और वो अपने तमाम जो टेस्ट हैं वो क्लियर करके हैं। तो इस पर उमर आपकी क्या टेक है? देखिए एक बड़ा ही स्टूपिड किस्म का, मैं सॉरी स्टूपिड बोलूँ लेकिन इट्स अ स्टूपिड साइन। आपका काम नहीं है ये हरकत करना, इससे पहले कभी होता नहीं ऐसा। उमर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि आप बेसिकली आप डिस्टर्ब कर रहे हैं प्लेयर की साइकी को, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं अगले बंदे की विकेट को कि यार उसने मुझे आउट किया चक करके, ये ऐसे नहीं होता। तो इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, आई थिंक ये थोड़ा एटीट्यूड का इशू है स्टोनिस का। आई कांट कमेंट मोर के वो क्या, लेकिन ही सर्वाइव्ड, उनको फाइन हो सकता था लेकिन फाइन नहीं हुआ। लेकिन जब तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती यू कैन नॉट से, और इस पूरे 100 में जब से वो खेल रहे हैं एक दफ़ा भी उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है जी उमर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ आवरी का, आप यहाँ पर तशरीफ लाए हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स फ्लिक्स। आप लोग कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।